सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन कि 12वीं क्लास की फिजिक्स कैसी है कैसी नहीं। यहाँ पर थ्योरेटिकल सवाल भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल सवाल भी पूछे जाते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले जो अपन माइंड मैप की सहायता से याद करेंगे। जैसे द्रव्यमान गुणधर्म हुआ करता था, वैसे ही आवेश भी एक किसी वस्तु का गुणधर्म है। एन है हमारे पास में, एक पूर्ण नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके। तो बेटा बिल्कुल वैसे के वैसे यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है रेखीय आवेश घनत्व। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ हमेशा के जैसे मस्त मिजाज होंगे, मस्त मौला होंगे, बहुत तगड़े से पढ़ाई तुम्हारी चल रही होगी। बेटा मैं दिनेश जाट आज तुमसे फिर से मुखातिब होने के लिए आ गया हूं और आज का हमारा जो चैप्टर है बेटा, हम 12वीं क्लास में मूव कर चुके हैं। हमने 11वीं क्लास के सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं बेटा। आज अपन 12वीं क्लास के पहले चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए बेटा जी, क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन कि 12वीं क्लास की फिजिक्स कैसी है कैसी नहीं है। बेटा यहाँ पर थ्योरेटिकल सवाल भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल सवाल भी पूछे जाते हैं। 11वीं क्लास के मुकाबले अगर बात करूं तो ये फिजिक्स थोड़ी सी आसान होती है। यहाँ पर नंबर लेकर आना थोड़ा सा आसान होता है। स्कोरिंग पार्ट है, तो बहुत अच्छे से इस फिजिक्स को पढ़िए और आसान भी है। तो इस माइंड मैप के सारे फॉर्मूले, और यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं बेटा। 12वीं की फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो माइंड मैप हमारे लिए 12वीं क्लास की फिजिक्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। बहुत सारे फॉर्मूले जो अपन माइंड मैप की सहायता से याद करेंगे। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं आवेश के बारे में। क्या होता है आवेश, क्या नहीं होता है। देखिए बेटा जी, आवेश एक प्रकार से ये किसी वस्तु की एक प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है। क्लियर बात। जैसे द्रव्यमान गुणधर्म हुआ करता था, वैसे ही आवेश भी एक किसी वस्तु का गुणधर्म है, एक किसी मैटर का एक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न कर सकता है। क्लियर बात। तो पढ़ते हैं बेसिकली आवेश क्या है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण क्या है कि किसी वस्तु पर कितना चार्ज हो सकता है, ये निर्धारित करते हैं उस पर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उस पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही आवेश होगा। मतलब अगर n इलेक्ट्रॉन है तो आवेश कितना हो जाएगा, n e के बराबर। n यहां पर हमारे पास में 1 2 3 और Q क्या है, कुल आवेश है। और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है बेटा वो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्लियर बात। तो यहां से अपन देखें कि न्यूनतम कितना आवेश हो सकता है। न्यूनतम जो आवेश है बेटा वो हमें E मिल सकता है। कितना मिल सकता है, E। और संभव आवेश कौन कौन सकते हैं, E 2E 3E, ये संभव आवेश है बेटा। अगर वो कोई पूछ ले कि किसी वस्तु पर क्या कुछ इस तरीके का आवेश हो सकता है क्या, E/2 3E/2, तो ऐसा आवेश संभव नहीं है बेटा। क्योंकि यहां पर अपन देख रहे हैं कि ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये जो n है हमारे पास में एक पूर्ण नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। ये 1/2 3/2 5/3 ऐसे नंबर नहीं हो सकते। फिर आगे बात करते हैं, ये आवेश योगात्मक होते हैं। हम आवेशों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है। क्लियर बात। फिर आवेश घनत्व की बात करें, किस तरीके से आवेश को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वितरित कर सकते हैं। जैसे अपन द्रव्यमान के बारे में पढ़ते थे, रेखीय द्रव्यमान घनत्व, पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व, फिर हमने पढ़ा था आयतन द्रव्यमान घनत्व। तो बेटा बिल्कुल वैसे के वैसे यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व होता है हमारे पास में प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश। तो हमने किसी लंबाई में Q आवेश वितरित किया है, तो इसका घनत्व लैम्बडा बराबर Q/L, जिसकी इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर कूलाम बटा मीटर। क्योंकि कूलाम क्या है, इसकी मात्रक है। आवेश का मात्रक क्या है बेटा, कूलॉम, जिसको हम C से लिखते हैं। क्लियर बात। तो यूनिट आ गई है हमारे पास में कूलाम बटा मीटर। और लंबाई, जब भी लंबाई की बात होगी तो हमारे पास में रेखीय आवेश घनत्व आएगा। फिर क्षेत्रफल की बात होगी तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, कि एकांक क्षेत्रफल कितना आवेश हो सकता है उसे अपन पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और ये कूलाम बटा मीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल की बात होती है यहाँ पर। मैं यहाँ पर इसको 1D 1 विमीय भी बोल सकता हूं, इसको 2 विमीय भी बोल सकता हूं। फिर तीसरा है आयतन आवेश घनत्व, जिसको अपन 3 विमीय भी बोल सकते हैं। ये आवेश का वितरण है 3 दिशाओं में कर दें, x y z तीनों में। तो यहाँ पर एकांक आयतन का आवेश कितना हो जाएगा, एकांक आयतन का जो आवेश है उसी को अपन आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और यूनिट इसकी कूलाम बटा मीटर क्यूब हो जाएगी। फिर आगे हम बात करें तो हमारे पास में आते हैं चालन द्वारा आवेशन। आवेशन की बात करें तो आवेशन बेसिकली 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। सबसे पहले है घर्षण, दूसरा है हमारे पास में चालन, और तीसरा हमारे पास में आता है प्रेरण।
तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है बेटा चालन द्वारा आवेशन, कि जैसे हमारे पास में ये दो हमने चालक गोले लिए हैं, इन दोनों चालक गोलों को या तो टच करवा दो, या तो इनको टच करवा दो, या इनके बीच में एक तार जोड़ दो, एक चालक तार ले आओ। क्लियर बात? इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है, यहां पर Q1 और Q2 है। क्लियर बात? अगर मैं बात करूं चालन से पहले, चालन से पहले अगर इनका विभव V1 बराबर V2 हो जाए तो विभवांतर नहीं है, अगर विभव में अंतर ही नहीं है तो चालन हो ही नहीं सकता है, आवेशों का स्थानांतरण नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह हो गया कि प्रारंभ में अगर प्रारंभिक Q1 बटा Q2 और यहां पर हमें दिया गया है ये कि R2 बटा R1, अगर इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है बेटा जी, जिसको मैं यहां से लिख देता हूं कि ये R1 बटा R2, ये अगर इस तरीके से हमें देखने को मिला तो इसका मतलब यह है कि यहां पर चालन है और यहां पर ये पहले, इसका मतलब V का मतलब है विभव, दोनों में विभव है, यहां पर विभव V1 है और यहां पर विभव V2। अगर दोनों ही जगह विभव बराबर हैं तो बेटा यहां पर चालन हो ही नहीं सकता है। क्लियर बात? चालन तभी संभव है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तभी संभव है जब दो चालकों के बीच में विभवांतर हो, विभव का अंतर हो। क्लियर बात? जैसे हम बात करें कि अभी यहाँ पर Q1 और Q2 है, मान लिया कि विभव V1 और V2 है, दोनों बराबर नहीं है, तो इनके बीच में चालन होगा। चालन होने की वजह से, और चालन कब तक होगा? जब तक कि इनका विभव बराबर ना हो जाए। तो विभव बाद में V1 डैश बराबर V2 डैश हो गया है, मतलब अब विभव बराबर हो गया है, तो इनमें जो आवेशन हो रहा था वो रुक चुका है। क्लियर बात? तो अंत में Q1 तो बदल गया होगा और Q2 भी बदल गया होगा क्योंकि चार्जिंग हो गई है। तो यहां से Q1 डैश बराबर R1 बटा R2 इंटू Q टोटल, और Q2 डैश बराबर R2 बटा R1 प्लस R2 Q टोटल। और यहां पर ये इस तरीके से दोनों का अगर अनुपात लेंगे तो R1 बटा R2 आ जाएगा। और यहां पर कुल आवेश की बात करें तो इनका जो प्रारंभिक चार्ज था, क्योंकि चार्ज किसी निकाय के लिए हमेशा संरक्षित रहता है, चार्ज हमेशा, आवेश किसी निकाय का हमेशा क्या रहेगा बेटा? संरक्षित रहेगा। फिर आगे अगर हम बात करें तो ध्यान से देखें, तो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कूलॉम का नियम, बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से सवाल पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कूलॉम का नियम क्या कहता है? कूलॉम का नियम सबसे पहले तो देख लो, यह है बिंदु बिंदु आवेशों के लिए, बिंदु आवेशों के लिए ही होता है। क्लियर बात? तो जब दो बिंदु आवेश, यहां पर ये Q1 है और ये Q2 है, ये किसी दूरी R पर रखे हैं, तो क्या होगा कि चलो मान लेता हूं कि फिलहाल में ये दोनों धनात्मक है, सॉरी एक धनात्मक मान लेता हूं और एक ऋणात्मक मान लेता हूं। तो ये धनात्मक आवेश इस Q1 को अपनी तरफ खींचता है और ऋणात्मक आवेश इस धनात्मक को भी अपनी तरफ खींचता है, तो इनके बीच में ये बल होते हैं और ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं, ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन कर रहे होते हैं। तो इनके बीच का ये जो बल है बेटा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है, इसको अपन कूलॉम का नियम कहते हैं। और यहाँ पर K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जो कि 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम होती है। फिर एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो निर्वात की विद्युतशीलता होती है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10⁻12 कूलॉम बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर हमारे पास में आती है एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं बेटा सापेक्ष विद्युतशीलता। सापेक्ष विद्युतशीलता का मतलब किसी माध्यम की विद्युतशीलता, ये है माध्यम की विद्युतशीलता और यह है निर्वात की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात लेंगे तो हमें सापेक्ष विद्युतशीलता मिलती है। जैसे कि अब यहां पर बात करें, अगर हमें माध्यम की विद्युतशीलता की जरूरत होगी तो बेटा ये एप्सिलॉन आर गुणा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। फिर मान लो कि हमारे पास में दो चार्ज हैं, ये निर्वात में रखे हैं, तो निर्वात में उनका बल F नोट है, तो माध्यम को ले जाने, किसी माध्यम में ले गए जिसका हमें परावैद्युतकांक जो दे रखा है वो एप्सिलॉन आर है, तो ये Fm बराबर हो जाएगा F नोट बटा एप्सिलॉन आर। तो हमारे पास में ये F नोट है निर्वात में बल, निर्वात, और ये है किसी माध्यम में बल। तो निर्वात में दो आवेशों के बीच में बल हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू माध्यम, किसी भी माध्यम में ले जाएंगे तो बल कम ही होगा। और यहां पर एप्सिलॉन और हमारे पास में सापेक्ष विद्युतशीलता हो गई है। निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू बेटा 1 होती है, तो हमारे पास में, और चालक की विद्युतशीलता इनफाइनाइट अनंत होती है। फिर आगे बात करें सदिश रूप, तो सदिश रूप की बात करें तो K Q1 Q2 बटा R क्यूब और R वेक्टर बराबर माइनस F21, क्योंकि दोनों क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। तो आगे हम चलते हैं बेटा, एक लोलक की बात करते हैं, जहां पर हमारे पास में
ये जैसे मैंने दो रस्सियां लटका रखी और इनसे दो गेंद बांध के रखी है और दोनों पर समान प्रकृति का चाल है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं इनके बीच में बेटा प्रतिकर्षण होता है। समान प्रकृति के जो चार्ज होते हैं इनके बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि जबकि यहां पर अगर बात करें विपरीत प्रकृति का आवेश होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यहां पर इनके बीच में आकर्षण है और यहां पर इनके बीच में क्या है बेटा, प्रतिकर्षण है। क्लियर बात, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर आगे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में लोलक आ गया जिसमें हमारे पास में दो रस्सियां थी, दोनों रस्सियों को हमने समान चार्ज, एक ही तरीके के चार्ज से लोडेड कर दिया है, आवेशित कर दिया है। ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, ये दूर दूर चले जाएंगे। यहां पर कोण बना थीटा, यहां पर कोण बना थीटा और यहां से यहां तक की दूरी y है और ये दूरी r आ गई है। और ये रस्सी की लंबाई हमने कितनी ले ली, l। पक्की बात है, द्रव्यमान है, चार्ज बिना द्रव्यमान के पॉसिबल ही नहीं है। चार्ज द्रव्यमान के बिना रह ही नहीं सकता है भैया, जबकि द्रव्यमान जो है वो बिना चार्ज के रह सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी भी वस्तु का चार्ज होगा तो उसके पास में चार्ज की वजह से द्रव्यमान भी आएगा। बात समझ में आती है? तो द्रव्यमान होगा तो यहाँ पर mg गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, यहाँ पर भी गुरुत्वाकर्षण, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण। ये गेंद इसको प्रतिकर्षित कर रही होगी और ये वाली गेंद इसको प्रतिकर्षित, यहाँ पर बल F और यहाँ पर बल F। तो यहां से अपन देख लेंगे इनके बीच का जो थीटा है, टेन थीटा बराबर आ जाएगा F बटा mg, साइन थीटा बराबर आ जाएगा R बटा 2l और R बराबर आ गया है 2l साइन थीटा। और यदि थीटा इज वेरी स्मॉल, दोनों का ये कोण है, अगर बहुत छोटा हो जाए तो साइन थीटा और टेन थीटा आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहां से हमें देखने को मिल जाएगा कि r बटा 2i बराबर r बटा 2l। साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज कुछ इस तरीके से अपन लिखेंगे। तो यहां से मेरे को y बराबर क्या मिल जाएगा, l। कि अगर थीटा बहुत कम है तो जितना y होगा उतना ही क्या होगा, ये l भी होगा। बात क्लियर? फिर आगे बात करें कि हमें यहाँ पर f बाई एम जी बराबर मिल जाता है टेन थीटा बराबर r बाई 2l। टेन थीटा बराबर r बाई 2l। देखिए यहां से ये आ गया हमारे पास में r और यहां से ये आ गई है l, तो r बाई 2l आ जाएगा। और फिर यहां से अपन देखेंगे कि बल बराबर लिखेंगे तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इनके बीच में के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा और एम जी। क्लियर? तो यहां से आर क्यूब समानुपाती है आवेश के स्क्वायर के। तो यहां से हमें एक और देखने को मिल रहा है कि आर क्यूब समानुपाती हो गया एल के और आर क्यूब समानुपाती हो जाता है वाई के। तो ये भी बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये सारे के सारे रिजल्ट हमें पता होने चाहिए। फिर आगे हम चलें तो हमें दिया गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है और उनके गुणधर्म क्या है। बेटा किसी भी, अब मान लो कि जैसे अपन गुरुत्वाकर्षण की बात करते थे कि हमारे पास में ये गेंद है जिस पर नीचे की तरफ mg है। एक्चुअली में हमने ये जो रेखा काम में ली है ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता को दिखाने के लिए काम में ली है कि बेसिकली गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है वो कौन सी दिशा में है, तो वो नीचे की तरफ है, तो ये रेखा काम में ली है। तो किसी भी आवेश के अगर क्षेत्र को दिखाना है तो हम काल्पनिक रेखाएं बोलते हैं। तो किसी भी क्षेत्र को दिखाने के लिए या किसी भी आवेश के क्षेत्र को दिखाने के लिए जो काल्पनिक रेखाओं को काम में लिया जाता है उनको अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर अब इनके गुणधर्म की बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, किस तरीके से काम आती है। क्लियर? सबसे पहले अपन बात करें धनात्मक आवेशों से निकलती है तथा ऋणात्मक आवेशों पर खत्म होती है। कि जहां पर धनात्मक आवेश होगा वहां से तो दूर जाएगी और ऋणात्मक आवेश के नजदीक आएगी। तो धनात्मक के पास, धनात्मक से बात करें, यह धनात्मक है, यहां से दूर चली गई है और ऋणात्मक के लिए ये पास में आती है। तो धनात्मक से निकल जाएगी और ऋणात्मक पर खत्म हो जाएगी। फिर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। अगर प्रतिच्छेद करती है तो एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हो सकती है। देखिए यहां पर ये इसकी स्पर्श रेखा है कि अगर मैं किसी विद्युत क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखा खींचता हूं तो ये स्पर्श रेखा मेरे को विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में। तो इस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक यहां से विद्युत क्षेत्र E1 मिल गया और यहां से विद्युत क्षेत्र E2 मिल गया। तो एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कैसे हो सकती है भाई, कैसे दो दिशाएं हो सकती है? दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। इसलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती बाबा, इस बात को ध्यान रखिएगा, जमा के ध्यान रखो इसको। क्लियर? आगे अपन बात करें, चालक सतह से हमेशा लंबवत होती है। ये मैंने कोई चालक सतह ली है, आकृति कैसी ही हो, आकृति कैसी भी हो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता।
आकृति कैसी भी हो काम चल जाएगा, आकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक सतह के हमेशा लंबवत होगी। जैसे कि मान लो कि मैंने यहां पर कोई चालक गोला ले लिया, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा है यहां से लंबवत दिशा में होगी कुछ इस तरीके से। मान लो कि धनात्मक है तो यहां से भी ये लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएगी। चालक सतह के हमेशा ही लंबवत होती है। फिर आगे बात करें कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जितनी ज्यादा क्षेत्र रेखाएं होंगी, जितनी ज्यादा क्षेत्र रेखाएं होंगी ये उनके ऊपर निर्भर करता है। क्लियर बात? कि जैसे कि मैं मान लो कि यहां पर मेरे पास में ये 1 और 2 रेखाएं हैं और यहां पर 1 2 3 रेखाएं, यहां पर विद्युत क्षेत्र E1 और यहां पर विद्युत क्षेत्र E2। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा है इसलिए E2 ज्यादा हो जाएगा E1 के मुकाबले। क्लियर बात? और फिर ये आ गया हमारे पास में विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां पर ज्यादा पास में होगी, जितनी ज्यादा नजदीक होगी उतना ही विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा होगा। यहां पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखिए पास पास में है इसलिए P का विद्युत क्षेत्र Q से ज्यादा है क्योंकि Q पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है। तो अपन लिखेंगे E समानुपाती हो जाएगा रेखाओं के बीच दूरी, दूरी ज्यादा होगी तो यहां पर अपन व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यहां से इसको मैं लिख लेता हूं ऐसे 1/E लिख देता हूं कि व्युत्क्रमानुपाती होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। बात क्लियर है? फिर आगे बात करें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस समानुपाती होती है आवेश के, कि आवेश जितना ज्यादा होगा क्षेत्र रेखाएं भी उतनी ज्यादा होगी, या कह दो क्षेत्र रेखाएं जितनी ज्यादा होगी आवेश भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर Q2 है और ये Q1 है। क्लियर बात? तो यहां से मैं कह दूंगा कि Q2 ज्यादा है Q1 से। और इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा कि Q1/Q2 इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का अनुपात, कि यहां पर जितनी फील्ड लाइंस होगी, जैसे कि मान लो कि एक सवाल कर लें कि यहां पर हमारे पास में 1 2 3 और 4 फील्ड लाइंस है, तो ये Q1 है और मान लो कि यहां पर सिर्फ 2 फील्ड लाइंस है और यहां पर चार्ज Q2 है, तो Q1 और Q2 का जो अनुपात है वो आ जाएगा, यहाँ पर 4 फील्ड लाइंस है और यहाँ पर कितनी है 2, 4/2 बोले तो 2। इन दोनों चार्जों का अनुपात कितना आ जाएगा बेटा, 2 के बराबर आ जाएगा। फिर आगे हम बात करें तो हमारे पास में जैसे कि वही लोलक था, इस लोलक को हम इस तरीके से किसी माध्यम में रख देते हैं। मान लो कि पानी भरा हुआ था और पानी में डुबा दिए, और ये इस पानी की बात करें तो हमारे पास में ये कोई माध्यम था जिस माध्यम की हमें घनत्व दे रखा है, ये है माध्यम का घनत्व। क्लियर बात? तो इसमें हमने इसको डुबो दिया और डुबोने पर अगर कोण में कोई बदलाव नहीं आता है तो ध्यान से सुनिएगा के बराबर आ जाएगा ρ/ρ माइनस सिग्मा। इसको ध्यान रखिए, पराविद्युत का के की वैल्यू जो हो जाएगी। और यदि कोण बदल जाता है तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा डैश, कोण बदल के मान लो थीटा डैश हो गया तो टेन थीटा डैश बराबर पहले वाला टेन थीटा डिवाइडेड बाई के 1 माइनस सिग्मा बटा रो हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा। और किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं अपन कि हमने ये क्षेत्र रेखाएं रखी है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका के पराविद्युतांक है। क्लियर बात? तो कुल विद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा वो E/K के बराबर हो जाएगा, कि बाहर निर्वात में विद्युत क्षेत्र E था और ये यहाँ पर अपने पास में आगे इसका पराविद्युतांक, तो ए नेट कुल माध्यम में ले जाने पर ही हो जाएगा E/K के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर नेट की बात करें तो E माइनस ई इंड्यूस्ड, E प्रेरित हो जाएगा, तो E प्रेरित बराबर E माइनस ई नेट, जो कि E1 माइनस 1/K के बराबर आ जाएगा। क्लियर? आगे हम बात करें तो आवेशों की साम्य अवस्था की बात कर रहे हैं बेटा। आवेशों की साम्य अवस्था क्या कहती है, ध्यान से सुनो, कि मान लो कि मेरे पास में 2 चार्ज है Q1 एंड K2 और समान प्रकृति के हैं। तो आवेशों की साम्य अवस्था की बात करें Q1 एंड K2, तो समान प्रकृति के आवेश होने पर क्या होगा कि इनका जो आवेशों की साम्य अवस्था की बात करें तो नेट फोर्स 0। साम्य अवस्था का मतलब क्या हो गया भैया, नेट फोर्स 0, कुल बल 0 होना चाहिए। तो जब आवेश समान प्रकृति के होते हैं बेटा तो साम्य अवस्था हमें मिलती है इनके बीच में। साम्य अवस्था आवेशों के बीच तथा छोटे आवेश के नजदीक होगी। जो छोटा आवेश होगा उसके नजदीक होगी। और ये जो x की वैल्यू है कि मान लो यहां मिल रही, तो ये √Q1 बटा √Q1 प्लस √Q2 और गुणा r के बराबर आ जाएगी। बात क्लियर? फिर आगे बात करें Q1 एंड Q2 विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, कि ये हमारे पास में प्लस Q1 है और ये हमारे पास में माइनस Q2 है। तो यहाँ पर हमें जो साम्य अवस्था मिलती है बेटा इन दोनों आवेशों के बाहर की तरफ मिलती है, हमें यहाँ पर किसी पॉइंट पर मिलेगी। और यहाँ से इसकी दूरी मान लिया मैं x, तो साम्य अवस्था आवेशों के बाहर तथा छोटे आवेश के नजदीक होगी।
तो x बराबर √Q1 बटा √Q2 माइनस Q1 R। यहां पर हम बोल रहे हैं कि Q1 छोटा है Q2 से। बात क्लियर है? तो ये हमारे पास में ध्यान रखने की बात है कि समान प्रकृति के आवेश होंगे तो उदासीन बिंदु या कह दें कि जो साम्य अवस्था है वो आवेशों के बीच में होगी, और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो उदासीन बिंदु या साम्य अवस्था आवेशों के बाहर होगी। और हमेशा दोनों ही स्थिति में ये जो साम्य अवस्था है बेटा, ये हमें छोटे चार्ज के पास में मिलेगी। क्लियर? आगे हम चलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखिए, किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है, उस क्षेत्र को हम उसका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहां पर अब इस विद्युत क्षेत्र की बात करें तो इसको इसे लिखते हैं बेटा। और अगर इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें तो वो ये है कि मान लो कि हमारे पास में ये कोई चार्ज Q है, इसका विद्युत क्षेत्र यहां तक है, और हम कोई परीक्षण के लिए, ये हमारे पास में एक चार्ज था, इसका क्षेत्र था, किसी चार्ज Q को हम यहां पर ले आते हैं। तो अब अगर देखूं तो भैया यहां देखिए बेटा, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये जो परीक्षण चार्ज है इसके ऊपर कितना बल लगेगा, उस बल को ही हम इसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता कह सकते हो, या इसको हम विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में कुछ इस तरीके से। फिर अपन बात करें कि भैया यहां पर ये जो विद्युत क्षेत्र लिख रहा हूं मैं KQ/R², तो बेटा इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये जो बल है ये कुलोम्बियन बल है, ये कुलोम का बल है, और कुलोम का बल सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए ही लिखते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर। क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो कुलाम का बल होता है ये सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए होता है। तो यहां पर हमें ये विद्युत क्षेत्र भी किसके लिए मिला होगा बल को? ये मिला होगा हमें हमें बिंदु आवेश के लिए। तो बिंदु आवेश Q के कारण, बिंदु आवेश Q के कारण, बिंदु आवेश Q के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है? ध्यान से देखिएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है R² के, तो E व्युत्क्रमानुपाती R² है, तो ये हमारे पास में इस तरीके से अति परवलय बन जाएगा। क्लियर बात? फिर अपन बात करें अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है भाई। अध्यारोपण के सिद्धांत से हम बहुत सारे सवाल जो हैं वो चुटकियों से निपटा सकते हैं। सिंपल सी कहानी है, नाम अलग दिया है, न्यूटन बाबा ने तो बहुत पहले बोल दिया था भैया। क्या बोले थे न्यूटन बाबा कि अगर किसी वस्तु पर 2 या 2 से ज्यादा बल लगेंगे, अगर किसी वस्तु पर 2 या 2 से ज्यादा बल लगेंगे तो उस पर लगने वाला कुल बल उन सबके सदिश योग के बराबर होगा, उन सबके सदिश योग के बराबर होगा। तो यहां से अपन देखेंगे कि जैसे कि मान लो रे बाबा यहां पर ये चार्ज Q था। क्लियर बात? इस पर इधर से भाई बल की बात कर लो, चाहे से विद्युत क्षेत्र की बात कर लो, सदिश राशियां हैं। इस पर एक विद्युत क्षेत्र E1 इधर है, इधर विद्युत क्षेत्र E2 है। तो कुल कितना हो जाएगा? E नेट बराबर √E1² प्लस E2² प्लस 2F E1 E2 cos थीटा, जो कि हमें यहां से मिला था, कुल बराबर E1 सदिश प्लस E2 सदिश। इसको अपन क्या कह देते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। और एक निंजा टेक्निक में तुम्हें बताने जा रहा हूं, सबकी नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए फिलहाल। तो यहां से अगर मैं देखूं, ध्यान से सुनिएगा भैया, कि अगर मान लो कि मेरे को E1 बराबर E2 मिल जाए, E1 बराबर E2 मिल जाए, अगर मेरे को E1 बराबर E2 मिल जाता है और इसको मैं E बोलता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं इस परिणामी की बात करता हूं। तो अगर थीटा, यहां पर थीटा ले लेते हैं और यहां पर अपन ले लेते हैं रिजल्टेंट। अगर थीटा 0 डिग्री हो गया है बेटा तो रिजल्टेंट हमें मिलेगा 2E, और थीटा अगर 60 डिग्री हो गया तो ये √3E, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो √2E, और अगर थीटा 120 डिग्री होगा तो हमें मिलेगा E, और थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो बेटा परिणामी हो जाएगा 0, परिणामी हो जाएगा 0। फिर बाद में बात करता हूं कि भाई साहब विद्युत क्षेत्र तो एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो परिमाण तो होगा ही होगा, और पक्की बात है यहां से भैया इसकी दिशा भी होगी। अब भैया हमारे दिमाग में सवाल पैदा होता है कि कैसे इसकी दिशा देख लूंगा मैं। दिशा की अगर बात करेंगे तो भैया धनात्मक जो है या पॉजिटिव आवेश जो है उससे ये दूर भागते हैं, ये पॉजिटिव आवेश से क्या होते हैं? दूर भागते हैं। और ऋणात्मक आवेश क्या बोलते हैं? चाचा हमारे पास में आइए, हम तुमको गले लगाएंगे। तो ये क्षेत्र रेखाएं इसके नजदीक आती है भैया, इस बात को ध्यान सुन लीजिएगा। फिर अगर बात करें कि E बराबर हमें मिला F/Q, तो E बराबर F/Q है तो F बराबर क्या हो जाएगा? QE हो जाएगा।
बहुत अच्छे से समझ में आता है। यदि ये जो आवेश बेटा धनात्मक है, जैसे हमने देखा विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर की तरफ जा रही है, और अगर ये जो चार्ज है वो धनात्मक है, इसके क्या मायने हैं कि F बराबर QE मिलेगा, और जब बराबर के चिन्ह पर दोनों ही साइड में प्लस प्लस हो जाए, इसका मतलब दिशा एक ही है। याद कीजिए भैया, सदिश में हमने देखा था कि दिशा एक ही है, तो बराबर चिन्ह के दोनों तरफ ही प्लस प्लस का चिन्ह होगा, तो यहां भी प्लस यहां भी प्लस, मतलब भैया विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में होगा उसी दिशा में हमें बल भी मिलेगा। धनात्मक आवेश के लिए गांठ बांध के सुन लीजिएगा, बहुत सारे सवाल यहीं पर अटकते हैं। क्लियर बात। और आगे अगर मैं बात करूं कि मान लो कि भैया ये चार्ज मेरे पास में ऋणात्मक है, तो यहां से मेरे को देखने को मिल रहा है F बराबर माइनस QE, और देखिए बराबर के चिन्ह के एक तरफ धनात्मक है तो दूसरी तरफ ऋणात्मक है, और याद कीजिए सदिश अगर ऐसा होता है तो दिशाएं विपरीत होती है, कि भैया अगर विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है तो बल किधर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो जाएगा। बात ध्यान से सुनिएगा इसको। आगे अगर मैं चलूं तो विद्युत क्षेत्र में आवेशित लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास में एक सरल लोलक था जिसको हमने, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, अब देखिए ये जो दिशा दिखा रही है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ये जो गेंद है इसको मैंने धनात्मक चार्ज दिया है। धनात्मक चार्ज देने का मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र की वजह से जो बल आएगा ना बाबा, वो किधर जाएगा, वो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा में ही चला जाएगा, तो इसकी वजह से बल F बराबर QE ऊपर की तरफ, और क्योंकि इसके पास में द्रव्यमान भी होता है तो mg नीचे की तरफ आएगा, तो हमें जो G इफेक्टिव मिलता था वो कितना हो जाएगा, इसकी वजह से QE ऊपर और G नीचे की तरफ, तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई G माइनस QE, भाई G माइनस A होता था, A ऊपर की तरफ है तो QE बाई M। आगे हम बात करें तो अगर विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ है तो धनात्मक आवेश होने की वजह से बल भी नीचे की तरफ हो जाएगा, और T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बटा Q प्लस QE बाई M के बराबर हो जाएगा। और अगर विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ, भैया धनात्मक आवेश होने की वजह से बल भी इधर की तरफ रहेगा, तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई G स्क्वायर प्लस QE बाई M का होल स्क्वायर। यहां देख रहा हूं तो आवर्तकाल बढ़ेगा, क्योंकि हर में या डिनोमिनेटर में अल्टीमेटली जो वैल्यू है वो कम हो रही है, और अगर ऐसा होता है तो यहां वाली वैल्यू बढ़ जाती है, यहां पर ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये कम हो गया, ये वैल्यू बढ़ रही तो ये कम हो गया, तो यहां पर तो आवर्तकाल बढ़ेगा, यहां आवर्तकाल घटेगा, और यहां पर भी आवर्तकाल घटेगा। आगे बात करें, आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र पर छोड़ दें, कि हमें कहीं पर मान लो कि जिस कमरे में हम बैठे हैं उस कमरे में बहुत सारा करंट आ रखा है। क्लियर बात, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अगर इसमें मैं कोई एक गेंद फेंक दूं तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसके तीन अलग अलग केस बनते हैं भैया। पहले केस में अगर मैं देखें तो ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, और अगर मैंने इसी की दिशा में धनात्मक चार्ज रखा है तो धनात्मक चार्ज तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में दौड़ेगा भैया, तो यहां से क्षेत्र की दिशा में त्वरित होगा ये। क्लियर बात, छोड़ दिया ऐसे, और यहां पर ये विपरीत दिशा है तो ऐसे जाएगा। फिर आगे हम बात करें तो ये जो बल होगा ये QE होगा, त्वरण होगा QE बाई M, V बराबर QE बाई M इंटू टी, और V बराबर अंडर रूट QE बाई M इंटू एक्स, ये तो समय के पदों में और ये विस्थापन के पदों में, और इनकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो Q स्क्वायर E स्क्वायर T स्क्वायर बाई 2M के बराबर हो जाएगी। क्लियर बात है ना भैया, ध्यान से देखिए आगे, कि ये तो हमने बल और तीव्रता देख ली है, इसलिए क्षेत्र की दिशा में त्वरित, ये ऋणात्मक था इसलिए क्षेत्र की दिशा के विपरीत त्वरित होगा। आगे हम बात करते हैं, तो अगर मान लो कि कण को हमने ऐसे इधर की तरफ वेग दिया, याद करो मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति, याद कीजिए भैया कि जहां पर अगर प्रारंभिक वेग और त्वरण विपरीत दिशा में सॉरी किसी एक एंगल पर अलाइन होते हैं, तो क्या वहां पर एक परवलय पथ बनता है, बताइए भैया, प्रक्षेप गति होती है, तो यहां पर भी वही खेल होगा। ध्यान से सुने, प्रारंभिक वेग इधर की तरफ था, अब क्योंकि धनात्मक आवेश है तो देखिए E ऊपर की तरफ है तो बल भी ऊपर की तरफ होगा। बात समझ में आती है, तो ये कण सीधा ना जाके, ये आवेश सीधा ना जाके यहां से ऊपर की तरफ चला जाएगा और परवलयाकार पथ बन जाएगा। तो यहां से V बराबर किसी एक बिंदु पर T समय बाद में इधर की तरफ X दिशा का वेग, ऊपर की तरफ Y दिशा, क्योंकि गुरुत्व के अधीन गति में भी हमने समझा था कि क्षैतिज दिशा में
कोई बल नहीं होता है, इसलिए क्षैतिज दिशा का वेग नियत होता है, वहां त्वरण 0 होता है। यहां पर भी ऐसा का ऐसा ही है भैया। जो विद्युत क्षेत्रीय बल है वो तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा में होगा ना, इधर तो कोई बल है ही नहीं। जब इधर कोई बल नहीं है तो भैया बताइए, न्यूटन बाबा ने तो बोल दिया था कि अगर तुम्हें किसी वस्तु को चलाना है, वेग परिवर्तित करना है, दिशा परिवर्तित करना है, तो बल की जरूरत पड़ेगी। बिना बल के कोई काम हो ही नहीं सकता है, इसलिए इधर की तरफ त्वरण 0 है। तो ये वेग नियत होगा और प्रारंभिक वेग u के बराबर होगा। और इधर की तरफ ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग बदलता रहेगा और ये t समय बाद में QE बाई m इंटू टी आ जाएगा। और ये हम इस तरीके से सदिश रूप में भी इसको लिखेंगे। आगे हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण विद्युत क्षेत्र हैं, ये सूत्र हैं, ऐसे कैसे याद रखिएगा, इनमें कोई पंगा नहीं है, सीधे सीधे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो बिंदु आवेशों की बात करें तो बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र KQ बाई आर स्क्वायर, ऐसा डायग्राम बन जाएगा, परवलय बनेगा। धातु का गोला या खोखला गोला, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें अंदर की तरफ एक बिंदु ए ले लिया है, ये एक हमने इसके सरफेस पर बी बिंदु और बाहर की तरफ हमने यहाँ पर पी बिंदु ले लिया है। तो सरफेस पर तो हो जाएगा KQ बटा आर स्क्वायर, बाहर की तरफ हो जाएगा KQ बटा स्मॉल आर स्क्वायर, और अंदर की तरफ कोई चार्ज नहीं है, अंदर की तरफ कोई आवेश नहीं है, इस वजह से अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र भी 0 हो जाएगा। भैया है ही नहीं तो कहां से हमें करंट लगेगा, क्लियर बात। आगे हम बात करें तो देखिए ये ग्राफ बन जाएगा कि यहां तक जब तक कि त्रिज्या के बराबर नहीं हो जाए तब तक तो हमें 0 ही मिलेगा। जैसे त्रिज्या पर आ गए हैं तो हमें सरफेस पर ये अधिकतम और नियत है, अधिकतम और कांस्टेंट है, क्लियर बात। फिर नॉन कंडक्टिंग गोला, कुचालक गोले की बात करें तो जैसे कि नॉन कंडक्टिंग गोला का मतलब कुचालक है, इसमें पूरा का पूरा जो चार्ज है वो अंदर की तरफ भरा हुआ है, इसको अपन ठोस गोला भी बोल देते हैं, क्लियर बात, ठोस गोला। इसमें अगर देखें तो अंदर की तरफ KQ बाई KQ इंटू आर बाई आर क्यूब, और सरफेस की तरफ बात करें तो KQ बाई आर स्क्वायर, और आउटसाइड बात करें तो KQ बाई आर आर स्क्वायर, है ना, KQ बाई आर स्क्वायर। और ये ग्राफ बन जाएगा कि अंदर की तरफ तो E समानुपाती है R के, इसलिए समानुपाती का ग्राफ। और जैसे ही सरफेस पर आते हैं तो हमको ये अधिकतम मिल जाएगा, ये अधिकतम हो जाएगा यहाँ पर E मैक्सिमम, और फिर बाद में E व्युत्क्रमानुपाती हो गया है आर स्क्वायर के, तो परवलय बन जाएगा। कंडक्टिंग सीट की बात करें, सीट, कंडक्टिंग सीट का मतलब है सरफेस के ऊपर पूरा का पूरा चार्ज है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कुचालक के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस तरीके की कहानी हमारी चलेगी। आगे हम बात करें तो 7वें नंबर पर है निश्चित लंबाई के तार का विद्युत क्षेत्र। के एक तार है जिसकी लंबाई निश्चित है, तो इसके लिए दो तरीके से अपन देखेंगे। एक तो ये तार था, इसके परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में हमें K लेमड़ा बाई आर साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 मिलेगा, ये थीटा 1 है, थीटा 2 है। अब अगर थीटा 2 ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, थीटा 2 ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, और अगर थीटा 1 ज्यादा होता तो ये ऊपर की तरफ जाता। बात क्लियर है। तो थीटा 2 ज्यादा है इसलिए ये नीचे आ गया है। यहां पर अपन देख रहे हैं ये बड़ा कोण, और ये यहां पर अपन देख लेंगे भैया छोटा कोण, क्लियर बात। तो बड़ा कोण माइनस छोटा कोण अपन यहां पर कर रहे होंगे, तो अगर थीटा 2 ज्यादा है तो अपन कुछ इस तरीके से इसमें आंसर निकाल लेंगे। बात समझ में आती है। हमें कुल मिला के बात यह है कि कोस थीटा 1 और कोस थीटा 2 का जो अंतर है ये धनात्मक लेने का है, K लेमड़ा बाई आर। तो अपन लिख लेंगे कि कोण ज्यादा होने पर, भैया कोण ज्यादा होने पर ये जो ई पैरेलल है समांतर, इसके समांतर आने वाला घटक जो है वो विपरीत दिशा में होगा, वो विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा। कि भैया थीटा 2 ज्यादा है तो नीचे, और थीटा 1 ज्यादा होता तो ऊपर। बात क्लियर। फिर अनंत लंबाई का तार होने पर थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही 90 डिग्री के हो जाएंगे, तो ये तो साइन 90 साइन 90 एक एक 2 K लेमड़ा बाई आर, और कोस 90 और कोस 90 दोनों जगह 0 हो गया, तो इसका तो खेल ही खत्म हो गया, जिसको तो निपटा देंगे। फिर 9वें सवाल में बात करें तो वृत्तीय खंड है, तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से ये कोण थीटा बना हुआ है, इसकी प्लस की वजह से दूर भाग रहा है, इस बिंदु पर सेंटर पर केंद्र पर हो जाएगा 2 के लेमड़ा साइन थीटा बटा 2। याद रखिएगा ऐसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। फिर वर्ताकार वलय की बात करें तो हमें ये एक वर्ताकार वलय दी हुई थी जिस पर धनात्मक आवेश था, क्लियर बात। इसके किसी बिंदु x पर, यहां से x दूरी पर, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र बताना था, क्लियर बात। तो यहां से अपन देख लेंगे
कि E बराबर के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। फिर केंद्र पर ध्यान से सुन लीजिएगा भैया, केंद्र पर अगर देखें तो केंद्र पर x की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए हमें यहां पर विद्युत क्षेत्र भी कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। फिर बात करें लॉन्ग डिस्टेंस, कि ये डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत दूरी पर बैठ जाए जाके, तो हमें क्या मिल रहा है, ये जो x होता है इसको अपन क्या कर देंगे, ये जो r है, ये जो r है इसकी त्रिज्या है, इसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर बात। तो हमें के क्यू बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा और ये बिंदु आवेश की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, बिंदु आवेश की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। फिर आगे बात करें कि इस बिंदु को हम कहां पर रखें कि हमें इस वलय के कारण जो विद्युत क्षेत्र मिल रहा है वो अधिकतम मिले, तो हमें ये x बराबर 8/√2 पर रख देंगे। भलाई यहां से अगर देखें तो r/√2 इधर ले लो, चाहे से r/√2 इधर ले लो, हमें अधिकतम ही मिलेगा। और ये अधिकतम मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2kq/3√3/r²। फिर इनका ये एक ग्राफ बनेगा बेटा, इस ग्राफ को भी ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से ये एक ग्राफ बन जाता है। फिर आगे हम बात करें तो विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि ऐसे मान लो कि हमारे घर पे पानी की जो टूटी होती है वो चला के रखी हमने, और अगर हाथ पर हमने इस तरीके से पानी चलाया है तो वो पानी हमारे हाथ पर गिर रहा है, वो जो धार है उसकी अगर वो हमारे हाथ पर गिर रही है तो फ्लक्स डिफाइन होगा। और अगर ऐसे हाथ रख ले और पानी की बूंदे ऐसे के ऐसे पार हो गए, हमारे हाथ पर गिरी नहीं है, इसका मतलब फ्लक्स तो 0 हो गया। तो फ्लक्स का मतलब क्या है कि किसी सतह से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो सकती हैं, वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही क्या होती है, फ्लक्स होती है। जैसे कि मान लो कि मैंने ये एक सीट ले ली है, इसका ये क्षेत्रफल है, यहां से 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही है, तो इसका फ्लक्स 3 हो गया है। क्लियर बात। तो किसी सतह से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही अपन क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई से लिखेंगे और ये E.dA हो जाएगा, कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ जाएगी और डीए क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो E.dA इसको अपन E a cos थीटा भी बोल देंगे। थीटा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात ये जान लीजिए कि बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, क्षेत्रफल एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा नहीं है बाबा, क्षेत्रफल सदिश राशि होती है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। मैं यहां लिख देता हूं, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा की अगर बात करें तो सतह के लंबवत बाहर की तरफ, सतह के लंबवत बाहर की तरफ, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा इसको, कि सदिश राशि है और सतह के लंबवत तथा बाहर की तरफ होगी। फिर हमारे पास में एक और चाचा हुए थे गाउस नाम के, गाउस चाचा जी ने क्या बोला, गाउस ने बोला कि भाई साहब कि हमारे पास में कोई बंद सतह है और बंद सतह में जितने भी चार्ज हैं उनका योग ले लो और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। तो हमें गाउस का नियम ये मिला कि गाउस का नियम क्या कहता है कि सतह के अंदर जितना आवेश है उसको डिवाइड कर दो किससे, एप्सिलॉन नॉट से, तो हमें उस सतह का फ्लक्स मिल जाएगा। जैसे कि यहां पर इसके लिए लिखूं तो फ्लक्स बराबर अंदर की तरफ Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q4 इस सतह से बाहर है, तो बाहर वाले चार्ज के लिए भैया फ्लक्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अंदर वाली सतह के लिए ये जो बाहर चार्ज रखा है, इससे जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर जाएगी उतनी बाहर निकल जाएगी, तो कुल फ्लक्स तो 0 हो गया है, इसलिए इसका अपन फ्लक्स नहीं लिखेंगे। बात क्लियर है, तो ये हमें समझ में आता है। आगे अगर मैं बात करूं भैया तो हमारे पास में बहुत महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट आ जाता है और यहां से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। इसको ऐसे कैसे याद कर लो, मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रहा हूं, इस बात को ऐसे कैसे याद कर लो, यहां से सीधे ही सवाल आता है। ये अलग अलग केस, मैंने जितने केस बन सकते भैया तुम्हारे लिए लिख दिए हैं। इसको देखिए कि केंद्र पर आवेश की बात कर रहे हैं सबसे पहले, कि हमें ये घन दे रखा है और इस घन में यहाँ पर केंद्र पर एक चार्ज रखा है, एक आवेश रखा है, इसकी वजह से कितना फ्लक्स हो जाएगा। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि पूरा का पूरा चार्ज है इस घन के अंदर है। तो गाउस चाचा को याद कीजिए क्या बोला था कि किसी बंद सतह के अंदर जितना चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, फ्लक्स मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा चार्ज अंदर की तरफ है, बैठा हुआ है अंदर की तरफ, तो हमारे पास में Q बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब क्योंकि
इस घन से अगर मैं बात करूं तो इस चार्ज की क्षेत्र रेखाएं सभी दिशाओं में बराबर रूप से निकलती है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर बात? तो क्यू, इस चार्ज की वजह से कुल फ्लक्स इस घन से निकलने वाला है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। मतलब पूरी 6 फलक मिलाकर कितना है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो 6 फलकों का एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एप्सिलॉन, सॉरी 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 सॉरी, 6 फलकों का फ्लक्स जो है वो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट है। तो एक फलक का कितना हो जाएगा, क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। भैया यूनिटरी मेथड लगा लीजिए, सिंपल सी कहानी है। तो क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। आगे अपन बात करें कि यदि ये आवेश किसी फलक पर रखा है तो इसको बंद करना है हमें, इस चार्ज को बंद सतह में लेकर जाना है ताकि मैं गाउस रूल लगा सकूं। तो एक काम करिए कि जैसे ऐसे मान लो कि हमारे कमरा जो है, एक रूम जो है, उसकी दीवार के ऊपर चार्ज चिपका रखा है, एक लाइट जला रखी है हमने, तो उसका जो उजाला है हमारे कमरे के अंदर भी आ रहा है और बाहर भी जा रहा है। इसको बंद करना है तो साइड में एक कमरा और बनवा दो, पूरा का पूरा उजाला हमारे घर में रह जाएगा। इसका मतलब दो कमरों ने मिलकर उस लाइट को ढका है। इसका मतलब दो घन मिलकर उस चार्ज को, उस आवेश को अंदर ले सकते हैं, इनसाइड दी सरफेस हो सकता है। तो हमारे पास में दो घनों के लिए अंदर की तरफ चार्ज है क्यू, तो एक क्यूब के लिए कितना हो जाएगा भैया, क्यू बटा 2, ये क्यू इनसाइड। क्लियर बात? तो यहां से तो एक ही घन दिया हुआ है, इसके लिए इनसाइड चार्ज क्यू बटा 2, तो इनसाइड चार्ज क्यू बटा 2 और बटा एप्सिलॉन नॉट, सिंपल सी कहानी है। और जिस सतह को ये टच करते हैं, चार्ज जिस सतह को टच करता है भैया, उस सतह के लिए फ्लक्स 0 होता है। तो ये जो हमें यहां पर ये सतह दी गई है, इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये इस सतह को टच कर रहा है। तो आवेश जिस सतह को टच करता है भैया, उस सतह का फ्लक्स 0 होता है। तो यहां पर ये जो कुल फ्लक्स था, ये कुल फ्लक्स था है, इसकी 6 फलक होते हैं, तो ये कुल फ्लक्स सिर्फ 5 फलकों से ही निकला होगा। तो एक फलक का कितना हो जाएगा, क्यू बटा 10 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी कहानी है। आगे अपन बात करें किसी कोने पर आवेश हो, जैसे यहां पर इस कोने पर रखा था, ठीक है, इस कोने पर रखा है। तो सबसे पहले तो अपन देख लेंगे कि ये 3 सतहों का तो 0 हो गया, 3 सतहों को टच कर रहा होगा, बाकी 3 सतह बची होगी। खैर पहले कुल की बात कर लेते हैं। तो हमें मान लो कि एक कोने पर एक लाइट जला रखी है, तो हमें इस कोने पर अगर इस लाइट को ढकना है तो 4 कमरे बनाने पड़ेंगे भैया। कि एक कमरा यहां है, एक कमरा इसके बगल में, एक कमरा इधर, एक कमरा इधर, तो नीचे की तरफ 4 कमरे और ऐसे 4 कमरे ऊपर, तो 8 घन बनाएंगे, तब जाके हम इस चार्ज को ढक पाएंगे। इसका मतलब 8 घनों के लिए चार्ज क्यू है, तो एक घन के लिए कितना, क्यू बटा 8, तो क्यू बटा 8 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आती है? और फिर हर एक सतह से पूछे तो भैया 3 सतहों को तो टच कर गया, कोने पे रखा, तो एक तो ये सतह, एक ये सतह और एक छत हमारी, सिंपल सी कहानी है। तो यहां पर अपन देख लेंगे 3 सतह बच गई है, टोटल का क्यू बटा 8 एप्सिलॉन नॉट है, तो नीचे 3 से गुणा कर दो, सिंपल सी कहानी, यूनिटरी मेथड, क्यू बटा 24 एप्सिलॉन नॉट। फिर यहां देखिए किसी छोर पर आवेश यहां किसी छोर पर रखा है, तो इसको ढकने के लिए हमें 4 कमरे बनाने पड़ेंगे, 4 क्यूब बनाने पड़ेंगे। तो 4 के लिए क्यू है, तो एक के लिए क्यू बटा 4, तो क्यू बटा 4 एप्सिलॉन नॉट। और एक सरफेस के लिए कितना आ जाएगा भाई, ये 2 सतहों को तो टच कर गया, 2 सतहों को टच कर गया, इनके लिए फ्लक्स 0 हो गया है, बच गई 4, तो 1 बटा 4, 1 बटा 4, तो क्यू बटा 16 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आती है? तो ये हमारा जो चैप्टर था बहुत आसान था बेटा, इसके सारे सूत्र, सारे फॉर्मूले हमने देख लिए हैं, जितनी हमारी पॉसिबिलिटी थी, जितने फॉर्मूले हो सकते हैं, हर एक चीज को हमने डिस्कस किया है। तो बेटा अब अपन 12वीं क्लास में आ चुके हैं, मतलब अब मामला बहुत सीरियस हो गया है। अब हमें सिर्फ नीट का एग्जाम ही देना है, ऐसा नहीं है कि 12वीं के बाद एक और क्लास आएगी जिसको पढ़ेंगे। भैया अब तो खेला गड़बड़ होने वाला है, अब नहीं जगेंगे तो फिर कभी नहीं जग पाओगे। बालक लोग सभी ध्यान दीजिए इधर, अब यहां से सीरियसनेस स्टार्ट कर दीजिए और रिवीजन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दीजिए, भले ही तुम 12वीं क्लास में हो, भले ही तुम ड्रॉपर में हो। बात समझ में आती है? 12वीं क्लास के बच्चों को एग्जाम देना है बोर्ड का, तो तुम्हारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आते हैं उनके लिए फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको ध्यान से सीरियसली पढ़िए। और तुम्हें तो 12वीं का एग्जाम देना है, फिर बाद में रिवीजन भी करना है, तो इसके लिए तुम्हारे लिए तो माइंड मैप रामबाण साबित हो सकता है भैया, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा।
और ड्रॉपर के बच्चों को तो रिवीजन करना ही करना है। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।